पिछले दिन हम लोग क्या पढ़े थे? अपवर्तनांक के बारे में पढ़ाया गया था ना। तो अपवर्तनांक क्या होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए गए थे। जैसे हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या लिखोगे? ANG। हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW। और अगर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तब WNG। और WNG बराबर होता है ANG अपान ANW। बताए थे। आज हम पढ़ेंगे पूरा उससे रिलेटेड नोट्स, समझ गए? तो नोट नंबर 1, देखिए ये आपका दोनों साथ में करते हैं क्या? यहाँ नहीं दिख रहा क्या? चलो ठीक। नोट नंबर 1 देखो, दो चीजें हम लेंगे, एक बार विरल से सघन माध्यम और एक बार सघन से विरल माध्यम। ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए आपका है, ऊपर है मान लीजिए विरल माध्यम। ऊपर कौन सा है? विरल माने हवा कह सकते हो, बोलिए। और नीचे आप मान लीजिए जल है। जल है तो इस माध्यम को हम क्या कह सकते हैं बताओ? सघन कह सकते हैं, बोलिए। ये आपका सघन माध्यम है, सघन माने जल। इतनी बात समझ गए? अब ध्यान से देखिए, ये आपका अभिलंब मैं पहले ही खींच देता हूँ, ठीक। यहाँ थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको पूरा फिगर समझ में आए। अब ये प्रकाश किरण यहाँ आएगी, बोलो। प्रकाश किरण आई तो बताइए क्या होगा? टकराने के बाद अभिलंब से दूर जाएगी, झुकेगी? बोलो, झुक जाएगी, क्योंकि विरल से कहाँ जा रही है? तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये थोड़ा सा इधर ही क्या होगी? झुक जाएगी। तो इसको जाना किधर चाहिए था बताओ? तब ये पूरा एंगल क्या है? आई है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच कोण R। इतना समझ गए? हम मान लेते हैं इसका अपवर्तनांक N1 है और इसका अपवर्तनांक N2 है। ये दूसरा वाला और ये पहला वाला। इतनी बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखो, अगर इसको मानो कितना विचलित हो गया तो इसको जाना चाहिए था कहाँ? सीधा आगे जाना चाहिए था, बोलो। लेकिन ये थोड़ा सा क्या हो गई? विचलित हो गई इधर। तो कितना विचलित हुई उसको विचलन कोण कहा जाता है, डेल। इतना समझ में आया कि नहीं? कितना विचलित हुई। तो ये बताओ, इसमें अगर शीर्षाभिमुख कोण बनाए तो हम देखो ये पूरा बना सकते हैं और ये पूरा बना सकते हैं। ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ एक चीज ये बताओ, N1 है और ये N2 है, तो इसमें कौन ज्यादा है? N1 का मान कम है किससे? क्योंकि सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है। पढ़ा है आप लोगों ने? अच्छा बताओ, विरल में ज्यादा प्रकाश तेज आएगी कि सघन में? विरल माध्यम में प्रकाश किरण तेज आएगी। तो बताओ, अगर N1 ये कम है और N2 ज्यादा है तो V1 ज्यादा होगा और V2 क्या होगा? कम होगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? और यहाँ I ज्यादा है कि R? R देखो झुक गया ना, तो यहाँ I का मान क्या है? ज्यादा है और R का मान कम है। यहाँ दिख रहा है कि नहीं? अब यहाँ देखिए, इतनी चीज समझ गए? पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, ठीक। चौथा पॉइंट देखिए इसका। अब हमें डेल की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ, शीर्षाभिमुख कोण माने I बराबर किसके होगा बताओ? R प्लस डेल। ये और ये मिलाकर दोनों तब इस पूरे कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो I बराबर हो जाएगा R प्लस डेल। अगर हम यहाँ डेल का मान निकालना चाहे तब I माइनस R। बात समझ गई नहीं? इतना पूरा समझ में आया? विचलन कोण का मान जब I ज्यादा होगा तो I में से R को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। इतनी बात सबको समझ में आई? दूसरा देखिए इधर, ये आपका एक हो गया। यहां मान लीजिए ऊपर सघन माध्यम है। ऊपर कैसा माध्यम? सघन। मान लीजिए कांच है, बोलिए, जिसका अपवर्तनांक N1। और नीचे मान लीजिए हवा है जिसका अपवर्तनांक N2। अब देखो, अभिलंब में पहले खींच देता हूं। अब बताओ, प्रकाश किरण अगर आएगी, ये प्रकाश किरण आई ना, आपतित किरण, तो टकराने के बाद बताओ यहाँ से अपवर्तित जब होगी तो बताओ अभिलंब की ओर आएगी दूर? दूर जाएगी। तो अभिलंब से ये दूर चली गई इधर। समझ गए? अब ध्यान देना, लेकिन इसको जाना किधर चाहिए था? ऐसे सीधा इधर, बोलिए। अब बताओ ये कोण कौन सा है?
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण। ठीक है, अब देखो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, ये पूरा कोण आर होगा कि नहीं होगा? तो ये पूरा कोण आर है, समझ गए। लेकिन ये देखो विचलन कोण कहाँ से होगा? अपवर्तित किरण और आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण विचलन कोण होगा। तो यहाँ से इसके बीच का कोण क्या होगा? डेल होगा। अगर हम शीर्षाभिमुख बनाए तो यही होगा कि नहीं? देखो ये वाला और ये वाला, यही शीर्षाभिमुख कोण है, समझ गए कि नहीं समझ गए? देखो शीर्षाभिमुख किसे कहते हैं जानते हैं ना? दो लाइन ऐसे काटेंगे, ये एंगल इसके बराबर, तो यही शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो यहाँ देखो एक रेखा ये और एक रेखा ये वाली, समझ गए, दोनों काटे। तो यहाँ आप कंडीशन बताओ, पहले n1 ज्यादा है कि n2? सघन माध्यम का अपर्तनांक ज्यादा होता है और विरल माध्यम का क्या होता है? कम। तो क्या होगा बताओ? यहाँ मैं लिखता हूं n1 ज्यादा है n2 से। पहली पॉइंट हो गया। अगर n1 ज्यादा तो वेलोसिटी किस में ज्यादा होगी बताओ? इसमें वेग कम होगा, इसमें वेग क्या होगा? ज्यादा होगा। तो पहला वाले में वेग क्या होगा? पहले वाले में वेग कांच है ना, कम होगा, दूसरे वाले में ज्यादा होगा, समझ गए। कोण आई और आर के बारे में अगर चर्चा करें तो आई का मान देखो कम है और आर का मान देखिए ज्यादा है, तो आई इज लेस देन आर, समझ गए। इस कंडीशन में आर ज्यादा हो गया और आई क्या हो गया? तो विचलन कोण को अगर हम निकाले शीर्षाभिमुख, देखो बताओ ये पूरा आर है और ये डेल है, तो जो ये कोण बचेगा ये कितना होगा? आर माइनस डेल हो जाएगा। और आर माइनस डेल किसके बराबर हो जाएगा? आई के। तो अगर हम आई बराबर आर माइनस डेल करें तो यहां से डेल इधर लाइए, तो डेल बराबर हो जाएगा आर माइनस आई, तो हो जाएगा डेल बराबर आर माइनस आई, समझ गए। ये थर्ड पॉइंट है और ये कौन सा? फोर्थ। तो ध्यान समझिए, विरल माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम से कम होता है, समझ में आया कि नहीं? उसके बाद विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। अगर आई ज्यादा है और आर कम है, समझ गए, यानी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो विचलन कोण को निकालने के लिए आई में से आर को क्या करेंगे? घटा देंगे। यहाँ देखिए अपवर्तनांक ज्यादा है सघन वाले का और विरल वाले क्या है? कम। तो विरल जब सघन से विरल में आएगी तो प्रकाश किरण का वेग बढ़ जाएगा, समझ गए। यहाँ कम रहेगा, यहाँ बाद में क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। और इस कंडीशन में आर का मान आई से ज्यादा हो जाएगा, तो आर ज्यादा हो जाएगा तो हम आर में से आई घटाएंगे, तब विचलन कोण निकलेगा। बात समझ में आई? तो अगर आई आर से ज्यादा है तो आई में से आर को घटाओ, अगर आर ज्यादा है और आई कम है तो आर में से आई घटाएंगे। बातें समझ में आएगी नहीं? इतना पहला नोट सबको समझ में आया? बोलिए इस पे अगर सवाल आएगा तो आप लोग कर लेंगे कि नहीं? जैसे एक सवाल आ गया, मान लीजिए कि कोई प्रकाश किरण है, ठीक, जो पृथक्कारी तल से 30 अंश का कोण बनाता है। ये देखिए इससे 30 अंश का कोण बना, पृथक्कारी तल मतलब ये जो पृथक कर रहा है, जो हवा को जल को क्या करेगा? अलग अलग करेगा, उसी को पृथक्कारी तल बोला जाता है। तो इससे 30 बनाएगा, तब आपसे पूछ दिया विचलन कोण बताइए, तब बताओ अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 60 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 90 है कि नहीं। अगर आपको ये बताओ, मान लीजिए ये विरल माध्यम है और ये कौन सा है? सघन माध्यम है, तो जाना चाहिए था तो मुड़ जाएगी इधर, बोलिए। तब अगर आपसे पूछ दे विचलन कोण बताइए डेल का मान, तो आई ज्यादा होगा कि नहीं? इस कंडीशन में तो आई ज्यादा होगा, तो आई का मान 60, बोलो। अब डेल का मान निकालने के लिए आई और आर चाहिए। अब आर का मान निकालने के लिए हमें अपवर्तनांक वाला नियम लगाना पड़ेगा, n बराबर साइन आई बटे n पता रहना चाहिए। आर आई दिया है, आर आप निकालेंगे, जब आर निकल जाएगा तब आई में से आर को क्या करेंगे? घटा देंगे, तब डेल का मान आ जाएगा, समझ गए। तो अगर आई दिया है, आर निकालने के लिए कोई न कोई कंडीशन जरूर देगा। बस समझ गए नहीं समझ गए कैसे क्वेश्चन करने? चलिए अब लोग हम पढ़ते हैं दूसरा नियम, अपवर्तन कब कब नहीं होगा। क्या हमेशा अपवर्तन होगा? नहीं सर, कुछ कंडीशन ऐसे हैं जहां पर अपवर्तन नहीं होगा, समझ गए। जैसे देखो पहला, दूसरा नोट, अपवर्तन न होने की शर्त, यहां दिख रहा है नहीं? अपवर्तन न होने की शर्त,
कब अपवर्तन नहीं होगा। समझ गए। तो पहला रूल समझिए, पहला नियम ये है, अगर हम आपतन कोण 0 पर लाएं, समझ गए, आपतन कोण क्या करें, मतलब लंबवत आपतित कर दे प्रकाश किरण। ध्यान से सुनो, ये मान लीजिए आपका है पृथककारी तल, यहां पर अगर हम लंबवत प्रकाश किरण लाएं, ठीक, लंबवत आपतित किए और अभिलंब भी तो यही होगा, बोलिए, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कितना होगा, 0 होगा। तो हम ये जानना चाहते हैं, जब यहां पर हम लंबवत लाएंगे आपतन कोण कितना होना चाहिए, थीटा बराबर 90 पे, लंबवत आपतित करा रहे हैं, लंबवत आपतित कराएंगे तब क्या कंडीशन होगा। तो n बराबर फार्मूला क्या होता है, या 1n2 बराबर साइन आई बटे, स्नेल के नियम से यही होता है, बात समझ गए। तो आप ध्यान दीजिए, आई का मान कितना है, 0, तो 1n2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 0 बटे साइन आर, बोलिए। तो यहां से अगर हम साइन आर को इधर लाए तो क्या होगा, साइन आर बराबर साइन 0 बटे 1n2, साइन 0 का मान कितना होता है, और 0 में किसी चीज से भाग दीजिए तो मान क्या आएगा, 0, साइन आर का मान 0, तो ये साइन 0, साइन कितने अंश का मान होता है, साइन 0 का, बोलिए। तो यहां से कोण आर बराबर क्या आ जाएगा, 0, बोलिए। तो कोण आर भी तो इसे सीधा चला जाएगा, अभिलंब और अपवर्तन कोण, तो आर बराबर भी क्या हो जाएगा, तो क्या कोई अपवर्तन होगा। अपवर्तन का मतलब होता है कुछ एंगल बनना चाहिए, समझ गए नहीं। तो यहाँ पर अगर हम लंबवत आपतित कराते हैं प्रकाश किरण, ठीक है, तो उसमें अपवर्तन की घटना नहीं होगी, मतलब वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा। इतना समझ में आई नहीं, पहला कंडीशन समझ गए सब लोग। सेकंड समझिए, जब दोनों का माध्यम बराबर हो, दूसरा कौन सा कंडीशन, हाँ, जब दोनों तरफ का मीडियम सेम हो, ऊपर भी हवा हो नीचे भी हवा हो, समझ गए नहीं, ऊपर भी जल हो और नीचे जल हो, तो बताओ क्या होगा। देखो यहाँ मान लो n1 है माध्यम, यहाँ क्या है, लेकिन एक कंडीशन है n1 बराबर n2, तब देखो होगा क्या। मान लीजिए ये प्रकाश किरण है, यहाँ से आई, टकराने के बाद अब किधर जाएगी उसका पता नहीं, मान लीजिए हम सीधा ही लेकर चलते हैं, तो बताओ यहाँ कोण आई होगा, यहाँ कोण क्या होगा, आर। तो बताओ हमें जरा 1n2 बराबर क्या होता है, साइन आई बटे, अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं n2 अपान, जैसे आप लोग बाद में लिखते थे फिर पहले वाला लिखते थे, ठीक है, यहां से हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। अब देखो n1 और n2 इक्वल हैं, तो n1 की जगह पर क्या लिख सकते हो, n2, तो यहाँ पर n2 रहने दीजिए, n1 की जगह पर, दोनों माध्यम हमने सेम माना है ना, तो ये दोनों कट जाएंगे, इधर साइन आई बटे साइन आर, तो क्रॉस यहाँ एक हो जाएगा, एक हो जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन आई बटे क्या हो जाएगा, साइन आर। दोनों साइड से आप साइन अनुपात हटा दीजिए, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आर, बोलिए। तो जितने एंगल पर आएगा उतने एंगल पे चला जाएगा, बोलो, जिस एंगल पे आ उसी एंगल पे क्या कुछ अपवर्तन हुआ, तो वहां अपवर्तन की घटना नहीं होगी। तो अपवर्तन कब कब नहीं होता है, जब हम आपतित किरण किस पर लाएं, लंबवत लाएं, और दूसरा, हाँ, जब दोनों तरफ के माध्यम क्या हो, बराबर हो, तब अपवर्तन की घटना नहीं होगी। इतना समझ में आया नहीं, नोट नंबर 2 तक समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अपवर्तन के प्रकार। ये तो हम बताए भी थे आप लोगों को, थोड़ा आज नए तरीके से बताते हैं उसको, ठीक है। देखिए अपवर्तनांक कितने प्रकार का होता है, बोलो, ये नोट नंबर 3 है भाई, अपवर्तनांक के प्रकार। चलो आप लोग बताए थे 2 होता है, कौन सा, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक, समझ गए। ध्यान समझिए दोनों में अंतर। अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब निर्वात में, सी माने कहा प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में और माध्यम में, ये आपका निर्वात है, और ये कौन सा है,
माध्यम। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वो कहलाता है कौन सा? और इसे हम यन से रिप्रेजेंट करते हैं। बातें समझ में आई? केवल यन लिखा है मतलब आप किसके सापेक्ष है? वो निरपेक्ष अपूर्णांक है। किसके वो किसका अनुपात है? निर्वात का और माध्यम का। निर्वात माने हवा में या निर्वात हवा दोनों एक लिया जाता है, अपूर्णांक एक होता है उसका, समझ गए? और माध्यम का अपूर्णांक निकालना पड़ता है, समझ गए? चलो दूसरा है सापेक्ष अपूर्णांक। किसे कहते हैं? किसी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल तथा किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा वह कहलाएगा सापेक्ष अपूर्णांक। 1n2 देखो मैंने लिखा है, पहले कोई माध्यम रहेगा फिर बाद में रहेगा, फिर v1 अपान जो पहले रहेगा वही ऊपर रहेगा और जो बाद में रहेगा वह नीचे रहेगा। अंतर समझ में आ दोनों में? बोलो। और हमने एक चीज और बताया था आपको, अगर हम निर्वात के सापेक्ष किसी का अपूर्णांक लेते हैं तब कौन सा होता है? निरपेक्ष अपूर्णांक। किसी माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष लेते हैं तब, जैसे WNG ना, WNL, इस टाइप से। समझ? क्या उल्टा लिख दिए? नहीं, वो किताब मेथड मत चलिए, यहाँ समझिए बस। समझ में आया? यहाँ भी क्या रहेगा? अगर यन है तो यहाँ रहेगा निर्वात और यहाँ रहेगा माध्यम। बात समझ आया? जो आप समझ रहे हो न्यू होगा, भी नहीं होगा। समझ गए नहीं? तो आप समझिए इस बात को। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? इसमें हमेशा वायु के सापेक्ष लिया जाएगा, ANG, ANW, इस टाइप से। समझ गए? सापेक्ष अपूर्णांक क्या होता है? किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वह कहलाता है सापेक्ष अपूर्णांक। इसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, जैसे WNG, एक माध्यम जल है दूसरा कांच है। WNL, एक जल है दूसरा द्रव है। समझ में आई बात है कि नहीं? तो ये दोनों का मेनली डिफरेंस है। समझ में आ गया? चलिए हम इसको लेकर कुछ क्वेश्चन और कुछ बातों को करते हैं, ठीक है? चलिए देखिए नोट में, पहला आपको देखिए 1n2 बराबर क्या होता है? v1 अपान v2। 1n2 बराबर क्या होगा? v1 अपान v2। पता है कि नहीं पता है? आप लोगों ने कभी तरंग गति पढ़ा है? तरंग गति बराबर होता है v बराबर n लैम्डा। v बराबर n लैम्डा, पढ़ा है कि नहीं? तो v होता है चाल, n होता है उसका आवृत्ति। n क्या होता है? ये भाई आवृत्ति है, अपूर्णांक मत समझ लेना। ये चाल है और आपका ये तरंग दैर्घ्य है। अब यहाँ पर प्रकाश में, अब तरंग में प्रकाश में थोड़ा अंतर है, कण भी लेकर चल रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम आवृत्ति को n न मानकर क्या मान लेते हैं? f मान लेते हैं। तो v बराबर होता है f इंटू लैम्डा। बातें समझ में आई? तो चलो 1n2 को हम लिख सकते हैं n2 बटा, बोलो, या उसको लिख सकते हैं v1 अपान, कर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तब n1 v1 बराबर, एक ऐसे भी हो सकता है। बात समझ गए नहीं? लेकिन हमें दूसरा, ये तो मान लीजिए पहला हो गया, इससे प्रोड्यूस होकर a नंबर मान लो, इसका पहला हो गया। दूसरा देखो, अगर हम मान ले कि तरंग की आवृत्ति f है और तरंग दैर्घ्य क्या है? लैम्डा, तो आप लोग भी आगे हम पढ़ाएंगे कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी तीव्रता नहीं बदलती। समझ आ रहा है? दो चीजें नहीं बदलती, तीव्रता बदल जाती है, आवृत्ति नहीं बदलती और रंग नहीं बदलता। जैसे एक प्रकाश किरण आई ना, मान लो हवा में से कहाँ चली गई? कांच में या पानी में, तो उसका रंग नहीं बदलेगा और उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी और बाकी सब कुछ क्या होगा? तीव्रता बदल जाएगा, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा, आवृत्ति नहीं बदलेगी। तो आवृत्ति नहीं बदलेगी, बताओ 1n2 बराबर v1 बराबर f लैम्डा 1 लिख सकते हैं? बोलो, v बराबर f लैम्डा है ना, तो v1 बराबर f लैम्डा 1 हो जाएगा। और दूसरे में भी हम क्या लिखे? f लैम्डा, दोनों में f नहीं बदलेगा, मैंने बताया पहले माध्यम में भी और हर जगह वही f रहेगा। तो f क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 1n2 बराबर क्या हो जाएगा?
λ1/λ2। इतनी बात समझ गए। अब 1n2 को हम क्या लिख सकते हैं, n2 बटा, नहीं समझे, तब क्या हो जाएगा λ1/λ2। तो यहां से n1 λ1 बराबर m2 λ2। बातें समझ में आई, बोलिए। तो आप लोग ये बताओ 1n2 बराबर डायरेक्ट होता है v1/, और इसी के डायरेक्ट बराबर होता है λ1/λ2। तो एक निष्कर्ष अगर निकाला जाए 1n2 बराबर तो हो जाएगा v1/v2 बराबर λ1/λ2। वेग में अपवर्तनांक में उल्टा संबंध होता है। अपवर्तनांक ज्यादा है तो वेग क्या होगा, कम होगा। अपवर्तनांक कम है तो वेग, और कहां से आएगा वो भी देख लीजिए। देखो n बराबर होता है c बटा, c को अगर हम कांस्टेंट माने फिक्स होता है ना, तो n प्रोपोर्शनल 1/v। अब देख लो अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो v का मान कम होगा, और v का मान कम होगा तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा। उल्टा संबंध है कि नहीं। तो ये तीनों रिलेशन समझते रहिएगा, ध्यान देना, ये आपका मेन कॉन्सेप्ट यहाँ है। अपवर्तनांक 1n2 बराबर होता है v1/, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे पहले माध्यम में तरंग दैर्ध्य बटे पहले माध्यम में अपवर्तनांक नहीं, बल्कि यहाँ दूसरे माध्यम का हो जाएगा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे, हाँ 1n2 बराबर उल्टा होता है। 1n2 बराबर n2 बटे n1 आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, समझ में आया कि नहीं। तो आपको तीनों टॉपिक समझ में आया कि नहीं। तो बताओ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या चीज नहीं बदलता, आवृत्ति और रंग, समझ गए। और तरंग दैर्ध्य बदलेगा, चमक बदलेगा, वेग बदलेगा, समझ गए। क्या नहीं बदलेगा, आवृत्ति और उसका कलर, समझ गए नहीं। बाकी इतना पूरे पॉइंट समझ में आ गए नहीं। इन्हीं पे अब आपके सवाल लगेंगे, समझ गए। चलिए इस पे कुछ सवाल देखते हैं। अच्छा n का मान 1 से कम होगा ज्यादा, n की वैल्यू यानी अपवर्तनांक की वैल्यू 1 से कम होगी ज्यादा, हाँ n बराबर क्या होता है, और प्रकाश की चाल आप जानते हो सबसे ज्यादा होता है, बोलो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। इतनी बात समझ गए। जब प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा है तो भी किसी माध्यम में तो कम ही रहेगा, इसका मान इससे हमेशा कम रहेगा। तो कम में जब ज्यादा का भाग देंगे तो 1 से बराबर भी, अगर बराबर है तो 1 क्या आएगा ना, अगर बराबर नहीं है तब 1 से ज्यादा। तो n इज ग्रेटर देन 1। अपवर्तनांक का मान 1 से हमेशा क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती। बात समझ गई नहीं। किस वाले में, सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष, निरपेक्ष, निरपेक्ष में हमेशा 1 से क्या रहेगा, ज्यादा हो जाएगा। इतना समझा। चलिए एक सवाल लेते हैं और लगाते हैं इसको, समझ गए। जैसे कह दिया हीरे में प्रकाश की चाल बताइए, सबसे अधिक होगा, सबसे कम होगा। चलो हमारा सूत्र क्या है, n प्रोपोर्शनल n बराबर c/, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला देखो 1n2 बराबर v1/, λ1/, n2/, और 1n2 को हमने कई बार कहा आप n2/ क्या लिखेंगे, 1n2 बराबर n2/n1। समझ आया कि नहीं। ये तीनों फार्मूला समझ गए। n बराबर c/v, 1n2 बराबर v1/v2, λ1/, और n2/n1, और 1n2 बराबर n2/। एक क्वेश्चन देखिए, हीरे में प्रकाश की चाल बताइए। किसमें, हीरे में प्रकाश की चाल। यही क्वेश्चन मान लीजिए आ गया कि हीरे में प्रकाश की चाल बताइए। तो हीरे का अपवर्तनांक पता है आपको कि नहीं, अरे पढ़ाए थे पिछले दिन। n बराबर होता है 12/5 ना, 2.4, याद है कि भूल गए, यानी 12/5 बताया गया है भाई हीरे का अपवर्तनांक, समझ गए। तो हीरे का अपवर्तनांक आपको n है, अगर हीरा अकेले है तो किसके सापेक्ष होगा, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो हम डायरेक्ट n ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। n बराबर क्या होता है, c/v ना। तो यहाँ हमें v का मान निकालना है। तो यहां से बताओ v बराबर क्या होगा, c/n। बोलो c का मान बोलो 3 गुणे और बटा n का मान, या 12/5 कर दीजिए, बोलिए। अब बताओ 5 कहाँ चला जाएगा, 3 गुणे 5 गुणे 10 घाते और बटा कितना 12, 3 चौके। अब 5 में 4 का भाग दीजिए,
1.25 इंटू 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आया? सही है, ये गड़बड़ नहीं। हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। तो आपको देखो अपवर्तनांक हमने इसलिए कहा था, कुछ याद रखिए, समझ गए? तो बताओ हीरे में प्रकाश की चाल कितनी आ गई? और निर्वात में होता है 3 गुणे कम हो गया ही नहीं, तो विरल से सघन में जाएगा तो प्रकाश की चाल कम होगी। इतना समझ में आया? दूसरा सवाल लेते हैं। आप लोग बताइए, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होनी चाहिए? कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच के लिए n कितना होता है? 1.5 बताया थे कि नहीं? 3/2। तो अब बताओ n बराबर क्या होता है? C/v। तो यहां से बताओ v बराबर क्या होगा? C/n। 3 गुणे 10 घाते 8 और बटा 1.5 बोलो। हाँ, तो 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। समझ गए? ऐसे आप जल में निकाल सकते हैं, लेकिन सबके लिए आपको अपवर्तनांक क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कोई पढ़ेगा क्या? ये आपका मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है? तो देखिए 500 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश, मतलब हवा में तरंग दैर्घ्य दे दिया है। कहां पर? हाँ, लैम्डा ए माने एयर में। एयर में तरंग दैर्घ्य कितना दिया है? 500 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10 घाते -9 मीटर। तो यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 गुणे 10 घाते 7 हो जाएगा ना, 7 मीटर हो जाएगा। ये हो गया लैम्डा ए। और वायु में प्रकाश की चाल मालूम है। वायु में प्रकाश की चाल सी कितनी होती है? 3 गुणे 10 घाते मीटर प्रति सेकेंड। सुनो, तो कांच में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पूछा है, तो हमें अपवर्तनांक मालूम होना चाहिए। तो अगर प्रकाश की चाल दिया है, ये दिया है, तो n नहीं निकल जाएगा। तो लैम्डा से आप निकालिए जरा। n बराबर फार्मूला पहले बताओ होता क्या है? C/v होता है। और v बराबर क्या होगा? यहां से v बराबर होगा C/n। बोलो। तो कांच कुछ और दिया है कांच के बारे में? यहाँ अपवर्तनांक भी तो दिया है। तो हाँ, n दिया है, तो n का मान लिख दीजिए। n बराबर कितना दिया है? और ये कांच का है, तो n और c की सहायता से हम कांच में प्रकाश की चाल नहीं निकाल लेंगे? तो कांच में चाल क्या हो जाएगी? v, देखो हमारा फार्मूला होगा n बराबर प्रकाश में बटे कांच में। बोलो। तो यहां से v इधर लाइए, तो v बराबर क्या हो जाएगा? C/n हो जाएगा। c का मान बोलो 3 गुणे 10 घाते 8 और n का मान 1.5 रख दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति। तो पहला आंसर आ गया ही नहीं। कांच में प्रकाश की, तो कांच में चाल मालूम है, ठीक है, लेकिन कांच में तरंग दैर्घ्य नहीं पता है। समझ गए नहीं? लेकिन आवृत्ति चाहे हवा में रहे चाहे कांच में, हर जगह क्या होगी? हाँ, तो पहले हम हवा में आवृत्ति निकाल लेते हैं, फिर कांच में लगा लेंगे। समझ गए नहीं? तो हवा में आवृत्ति निकालने के लिए क्या होगा? इतना सबको समझ में आया नहीं? चलिए मिटा दे इधर पूरा। बोलो। λ1 उधर जगह है लगाने के लिए? नहीं, आप लोग बोलना क्या क्या निकालना था ना। चलिए, पहला चीज क्या दिया था? ये सब दिया है ना। C होता है 3 गुणे 10 घाते और n दिया था कांच के लिए 1.5। भी हमने निकाल लिया ना। दूसरा क्या पूछा था? कांच में तरंग दैर्घ्य, मतलब लैम्डा इंटू जी, लैम्डा जी पूछा है। तीसरा वाला आवृत्ति, कहाँ पर? चाहे जहां आवृत्ति, तो चाहे जहां निकालिए। तो F निकाल लीजिए। कांच में पूछा है, हम हवा में भी निकाल लेंगे, वही कहाँ हो जाएगा? कांच में हो जाएगा। तो ध्यान से देखो कैसे लगेगा आगे का। पहला तो आ गया क्या चीज? पहला आपका v बराबर निकल गया ना। पहला आपका v बराबर हो गया C/n करके हो गया।
दूसरा देखिए, कांच में तरंगदैर्घ्य पूछा है, तो बताइए अपवर्तनांक बराबर होता है लैम्डा ए अपान, याद है ही नहीं, एन बराबर लैम्डा ए अपान लैम्डा जी। ठीक है, एन का मान बोलिए 1.5, लैम्डा ए पता है 5 × 10 घाते, और लैम्डा जी आपको निकालना है, क्यों नहीं निकल जाएगा? तो यहाँ से लैम्डा जी का मान निकाल लीजिएगा, 5 × 10 घाते -7 बटा 1.5 निकल गया। तीसरा आपको निकालना है तरंगदैर्घ्य, बताओ सी बराबर एफ इंटू लैम्डा से लगा लीजिए, तो सी का मान 3 × एफ का मान निकालना है, लैम्डा का मान 5 × 10 घाते, तो यहाँ से एफ निकल जाएगा कि नहीं? बोलिए, एफ जो हवा में होगा वही कांच में भी हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए अच्छा देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश को, कांच की कोई पट्टी होगी, उसको हम पार करने में कितना समय लगेगा, समझ गए नहीं? ए शांति बनाओ। कांच की पट्टी पार करने में, एक कांच की पट्टी मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं हम, ये है एक कांच की पट्टी, पूरा कांच है ना। अब लाइट को यहाँ से आएगी तो इसको पार करने में कुछ टाइम लगेगा, वही समय हमको निकालना है कितना होगा, समझ गए? तो ये बताओ, किसी भी चाल, जो प्रकाश की चाल कितनी होती है, अपवर्तनांक एन बराबर होता है c/v ना, समझ गए नहीं? एन बराबर होता है c/, तो अगर हम डायरेक्ट किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निकालने के लिए बोले, बताओ क्या होगा? v बराबर, v आपका माध्यम में प्रकाश की चाल है, तो v बराबर क्या हो जाएगा? c/n। तो जैसे ही हम किसी माध्यम में प्रवेश करेंगे, चाल हो जाएगी c/n। इतना समझ गए? मान लेते हैं कांच का अपवर्तनांक क्या है? n है, और एक प्रकाश किरण मान लीजिए यहाँ आई, तो बाहर चाल कितनी होगी भाई? c होगी। इसकी टोटल लंबाई हम मान लेते हैं कितना? l। समझ गए? तो बताइए, प्रकाश किरण जब यहाँ से निर्वात में से अंदर जाएगी तो कांच के अंदर जाएगी नहीं? तो कांच के अंदर जब जाएगी तो इधर बाहर निकल जाएगी, फिर बोलो। तो बताओ, यहाँ भी पहुंचेगा तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? c हो जाएगी। तो बताइए, माध्यम में मतलब कांच के अंदर चाल क्या होगी? कांच के अंदर चाल होगी c/n। बात समझ गए नहीं? तो अंदर चाल हो जाएगी कितना? c/n। तो ये बाहर चाल है c और अंदर चाल है c/। तो बताओ, यहाँ प्रवेश की प्रकाश, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तय की? l, और चाल कितनी है? c/n। तो लिखेंगे माध्यम में चाल या कांच में चाल। कांच में हम देख रहे हैं ना, कांच के अंदर, बताओ कांच में चाल कितनी है? c/n, बोलो। और दूरी कितना है? दूरी बताओ l। तो समय बराबर फार्मूला क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है बताओ भाई? दूरी l है, बोलो। और चाल कितना है? c/n। और समय को हम मान लेते हैं t, तो यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा? n चला जाएगा ऊपर, तो n/c। यही होता है किसी कांच की पट्टी को पार करने में लगा समय। समझ में आया कि नहीं? जहाँ n क्या है? कांच का अपवर्तनांक, l है उसकी टोटल लंबाई, और c है प्रकाश की निर्वात में चाल। समझ गए कि नहीं? तो इतना पूरा समझ में आया आपको कि अगर कोई सवाल दे देगा, भाई इतने अपवर्तनांक का कांच है, एक लाइट आ रही है, तो कितने टाइम पे पार कर जाएगी, तो आप यही फार्मूला लगाएंगे। समझ गए नहीं समझ गए? चलिए अगला देखिए। अब इसके आगे अगर दो पट्टी हो जाए तब, अगर हम दो पट्टी ले लें तब क्या होगा? पट्टियां दो हो जाएं, देखो ध्यान से। एक पट्टी ये है ना, एक पट्टी और ले लेते हैं। चलो एक पट्टी और यहाँ ले लेते, बना लेते हैं। मान लेते इसकी लंबाई क्या है? l1। अपवर्तनांक n1 हो जाएगा इसका। दूसरा कांच ले लीजिए, तब इसकी लंबाई मान लेते हैं क्या? l2। और इसका अपवर्तनांक क्या मान लेते हैं? n2। समझ गए नहीं? अब आप बताइए, दो पट्टियां हैं, यहाँ प्रकाश आएगा c, अंदर जाएगा फिर बाहर c। समझ गए कि नहीं?
तो बताओ पहले पट्टी के लिए कितना होगा, यहाँ है 2 पट्टियों के लिए, 2 पट्टियों के लिए। तो बताओ पहली पट्टी के लिए क्या होगा, पहली वाली पट्टी के लिए T1 बराबर क्या होगा, बोलो भाई, N1 L1 अपान C, बोलिए। दूसरी पट्टी के लिए बताइए, दूसरी के लिए लगा समय क्या हो जाएगा, N2 L2 अपान C। अब हम T1 बटा T2 निकालना चाहें, अगर T1 बटा T2 बराबर क्या हो जाएगा, C से C कट जाएगा ना, N1 L1 अपान N2 L2 हो जाएगा, भाग देने C कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से T1 अपान T2 बराबर क्या हो गया, N1 L1 अपान, हाँ ये आपका है फार्मूला जब 2 पट्टियाँ दी हो। अब यहाँ पट्टियाँ का मतलब है यहाँ आपको कांच दे सकता है, यहाँ जल दे सकता है, समझ गए नहीं। तो कांच के लिए N1 L1 और जल के लिए N2 L2, बात समझ गए नहीं। जल का कुछ दिया रहेगा, उसकी लेंथ हो कितनी दूरी तक जल है, समझ गए नहीं। कुछ भी हो सकता है, हीरा मान लीजिए दे दिया तो उसका लेंथ दिया रहेगा। तो आपको ये समझ में आया नहीं, बोलिए। 2 पट्टियाँ अगर दी गई हो तो उनमें अगर आपसे टाइम पूछा जाए तो आप कर लोगे कि नहीं इसको। अब हम अगर मान लीजिए टाइम समय दोनों में इक्वल लगे, इसको भी पार करने में समय और इसको भी पार करने में समय क्या लगे, एक जैसा लगे, एक इतना बराबर ही टाइम लगे, तो क्या होगा बताओ, T1 बराबर क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। इतना सबको समझ में आएगा नहीं यहाँ तक। यदि समय बराबर हो, यदि क्या हो, यदि समय बराबर हो, यानी दोनों को पार करने में लगा समय क्या हो, दोनों पट्टियों को, तो बताओ T1 बराबर क्या होगा, T2 हो जाएगा। T1 का मान बोलो N1 L1 अपान C, और इसका N2 L2 अपान C, तो C से C क्या हो गया, तो N1 L1 बराबर N2 L2। ये कब लगाएंगे कंडीशन, जब दोनों को पार करने में समय बराबर हो। बातें समझ में आई नहीं, बोलिए। तो आपको समझ में आ गया पूरा। कोई कांच की पट्टी दी रहेगी और कहेगा कि टाइम निकालिए। अब टाइम, अगर आपको टाइम भी देकर आपको कुछ भी पूछ सकता है, जैसे मान लो टाइम दे दिया है, समय दे दिया है, अपूर्णांक दे दिया है, चाल पूछ लिया या आपको लंबाई पूछ लिया, तो कोई 2-3 पता रहेगा तो एक तो निकाल ही सकते हो। बातें समझ में आएगी नहीं। तो आपको किसी कांच की पट्टी में लगा समय कैसे ज्ञात करेंगे, पता चला। और इस पे एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं तब समझ में आएगा। मिटा दे इसको। लंबाई L और ये मान लीजिए है C। इसी पे एक सवाल देखते हैं, पूरा पहले लिख लेते हैं, लगेगा। चलो कांच की लंबाई कितना दिया है बताओ, 10 मिलीमीटर दिया है। अब बाहर से प्रकाश आएगी, यहाँ से निकलेगी, अंदर चाल क्या होगी बताओ, C/N हो जाएगी। बोलो समझ आया क्यों C/N बता रहे थे, कहाँ थे भाई, ये बताओ। C बराबर, ये N बराबर क्या होता है, ये माध्यम में प्रकाश की चाल है ना, तो माध्यम में प्रकाश की चाल V बराबर क्या हो जाएगी। अब समझे, ठीक है। तो देखो बताओ समय, पहले बताओ N का मान दिया ही नहीं, N बराबर 1.5 हो जाएगा। उसके बाद देखो L, लंबाई L 10 मिलीमीटर, मिलीमीटर को जरा मीटर में बदलिए, 10 × 10⁻³ हो जाएगा, तो कर देंगे तो 10⁻² मीटर, समझ गए। और C का मान आपको पहले ही पता होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति। तो आपसे टाइम पूछा है T, तो टाइम T बराबर क्या होगा बताओ, T बराबर होता है NL अपान, पता ही नहीं, तो N का मान बोलो 1.5, L का मान 10⁻² बटा C का मान 3 × 10⁸, तो ये 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, 1/2 × 10⁸, ऊपर जाएगा 10⁻10 हो जाएगा। तो बताओ 1 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, और × 10⁻10, तो इसको लिख सकते हो 5 × 10⁻11, और समय है ना, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो सवाल समझ में आएगा नहीं। कहीं का सवाल ये था कि भाई 1.5 अपूर्णांक वाले 10 मिलीमीटर लंबे कांच को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सारे मान दिए गए हैं, आपको टाइम निकालने का फार्मूला बता चुके हैं, तो समझ में आएगा नहीं ये वाला सवाल। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन।
इधर देखो, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है ना। 3/2 अपूर्णांक वाले कांच, देखो 3/2 अपूर्णांक वाला तथा 20 सेंटीमीटर लंबा कांच है। पहला वाला माध्यम क्या है? कांच है। को पार करने में उतना ही समय लगता है जितना कि 50 सेंटीमीटर लंबे पानी के एक तल को। तो दो चीजें हैं, एक कांच वाला है और एक पानी वाला। तो ये मान लीजिए कांच वाला है, समझ गए। इसकी लंबाई होगी L1, बोलो। माध्यम होगा क्या? अब ये दूसरा पानी का तल है, बोलिए। तो पानी का तल है तो इसकी लंबाई क्या होगी? L2 और अपूर्णांक क्या होगा? N2। बात समझ गए नहीं? तो आपको कह रहा है दोनों में समय क्या लगता है? हाँ, तो बताइए। T1 बराबर T2, पहले मान लिख दो पूरा। 3/2 माने N1, ये N1 बराबर 3/2 हो गया। 20 सेंटीमीटर यानी L1 बराबर, हम मान इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि कट जाएगा, समझ गए। और अगला क्या पूछा है? जितना कि 50 सेंटीमीटर लंबा है, यानी L2 बराबर 50 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है N2, बोलिए। जब समय समान लगता है तो बताओ क्या होता है? N1 L1 बराबर, अभी बताएंगे नहीं। जब टाइम सेम लगता है तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो N1 का मान बोलो 3/2, L1 20 और N2 का मान निकालना है। और L2 का मान कितना? 50 हो गया। तो बताओ 1 0 से 1 0 क्या हो गया? या 10 दूना 20 और 10 5 कट गया, 2 से 2 क्या हो गया? तो यहाँ से N2 बराबर क्या हो जाएगा? 5 इधर आ जाएगा, 3/5। तो यानी N2 का मान आ जाएगा 3/5। भाग देना चाहे तो सकते हो 0.6। समझ में आ रहा है नहीं? तो कितना हो जाएगा N2 का मान? बटे में ही लिखा करिए, दशमलव नहीं। तो N2 का मान कितना है भाई? 3/5। बात समझ गई नहीं? मात्रक नहीं होता अपूर्णांक का भाई, समझ गए नहीं? समझ गए। तो आपको ये सवाल समझ में आया? बोलिए। तो आपको आज क्या पढ़े इसमें? कांच की पट्टी को पार करने में लगा समय। समझ गए। कभी कभी ऐसा भी सवाल बना सकता है भाई, टाइम आपको दे दिया जाए, अपूर्णांक दे दिया जाए, लंबाई पूछ ले। हो सकता ही नहीं हो सकता। तो ये सवाल सबको समझ में आया? तो यहाँ तक आपका पूरा टॉपिक समाप्त हो गया है। अब अगला टॉपिक